हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो अबाउट इंटर्नशिप्स। मेरा नाम है मानवी एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। बिफोर गूगल आई वर्कड एट ट्विटर for more than an year as a software engineer. I graduated college in 2021 and I've done multiple internships in my college life. And not only multiple internships, I have experienced interning in MNCs, in small scale startups, in mid scale startups. So my internships included PayPal, Innovator एंड पायनियरिंग वेब सॉल्यूशंस। यार इससे पहले हम सेकेंड ईयर इंटर्नशिप का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें। उस वीडियो में हमने लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप कनेक्शंस बना सकते हैं, किस तरह से आपको ईमेल्स या नोट्स लिखने चाहिए कनेक्शंस को, वो चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी हैं। इनफैक्ट प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आपको किस तरह से सोचने हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये चीज़ें भी हम सेकेंड ईयर वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। So I will recommend, even if you are in third year, go and watch the second year video also. And before starting the video, I want to say that what all I am sharing is my opinion and it can differ from someone else's. So take it with a pinch of salt and you can customize your own journey according to your comfort and routine. But by the time जब आप interviews दे रहे हैं, चाहे वो internships के interviews हैं या फिर fourth year में आपकी placements के interviews हैं, आपको कुछ specific चीज़ों पे अच्छी grip आ जानी चाहिए, इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जो चीज़ें हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एंड यार थर्ड ईयर इज़ अ वेरी क्रिटिकल, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज थर्ड ईयर में ना आप सिर्फ इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, आप थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में जो आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हैं उसकी तैयारी भी आप थर्ड ईयर में ही कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर में अगर आपने मेहनत कर ली तो आप फोर्थ ईयर को काफ़ी ईजिली निकाल पाएंगे, काफ़ी आप ईजिली इंटर्नशिप्स के साथ साथ फुल टाइम ऑफर्स भी क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो ब्रीफली टच अराउंड द मिस्टेक्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ कॉलेज लाइफ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार अब हम आ गए हैं अपने थर्ड ईयर पे। देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप कर पाए या नहीं कर पाए, आपको थर्ड ईयर में अपना पूरा एफर्ट डालना है। और इनफैक्ट जो थर्ड ईयर के बाद जो आपको इंटर्नशिप मिलेगी ऑफ कैंपस में स्पेशली, उसका प्रोसेस जो है सेकेंड ईयर वाली इंटर्नशिप से अलग होगा, इंटरव्यू प्रोसेस। क्योंकि इस बार आपके लिए ना MNCs में भी रास्ते खुले होंगे और स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स में तो खुले ही होंगे, पर अच्छे स्टार्टअप्स जैसे कि डंजो, शेयरचैट, पोस्टमैन, इनोवेटर, रेजर पे, इन सब में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर इस टाइम पे आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और इनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसमें DSA का भी कंपोनेंट होता है, इनमें डेवलपमेंट का भी कंपोनेंट होता है, इनमें कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यार ये जो थर्ड ईयर है ना हमारा, ये एक्चुअल में प्लेसमेंट हैवी और प्लेसमेंट प्रिपरेशन हैवी ईयर है। सेकेंड ईयर में हमने डेवलपमेंट सीखी, साथ में DSA का फ्लो मेंटेन किया। थर्ड ईयर हमें DSA हैवी रखना है। ठीक है। सेकेंड ईयर हमने डेवलपमेंट हैवी रखा था, थर्ड ईयर हम DSA हैवी या आप ये कह लीजिए कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन हैवी हमें रखना है। तो अब सही वक्त होगा कि आप इंटरव्यू बिट या लीड कोड इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दें। इनफैक्ट आप वीकली कॉन्टेस्ट दो यार लीड कोड के, वीकली और बाई वीकली दोनों होते हैं लीड कोड पे, वो दोनों आप दो, अब सॉल्व करो उन्हें। ठीक है। तो उससे आपकी जिस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ठीक है। तो DSA आपका इन चीज़ों से कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत DP और ग्राफ ट्रीज एक्सप्लोर किया था, तो अब टाइम है उन पे और प्रैक्टिस करने का, उनको और स्ट्रॉन्ग करने का। और अगर पिछले सेमेस्टर में सारे टॉपिक्स या आप DP, ग्राफ ट्रीज, हैश मैप्स, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज नहीं कवर कर पाए थे, तो आप इस सेमेस्टर में उनको कवर भी करोगे, उन पे प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है। और इनमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक लग रहा है कि वीक है तो उस पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो यार DSA कवर हो गया। उसके बाद अगेन फॉर projects you can again go to some hackathons, participate in Smart India hackathon and make more projects। बस एक चीज़ यार प्रोजेक्ट्स में याद रखना, you have to do it on your own। आपको किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये, कुछ ना वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं, क्या बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखकर बना लेते हैं। वीडियो देखकर बनाने वाला काम आपको सिर्फ सीखते वक्त करना था, अब जब आप बना रहे हैं तो आपको खुद से बनाना है। स्टैक ओवरफ्लो की आप मदद ले लो अगर आप कहीं फंस रहे हो, किसी सीनियर की, किसी कलीग की, किसी फ्रेंड की मदद ले लो, पर प्रोजेक्ट खुद से बनाओ। ठीक है। आप प्रोजेक्ट जो है आप 6th सेमेस्टर में भी बना सकते हो, वैसे 5th तो आप पूरा DSA हैवी रख सकते हो, लीड कोड, इंटरव्यू बिट, कॉन्टेस्ट, ये सब दो। ठीक है। कॉन्टेस्ट आप अब थोड़े से कम कर सकते हो कोड फोर्सेस पे या कोड शेफ पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में
मेरे ओपिनियन में कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट बच्चों को देने चाहिए। थर्ड ईयर में आके आप लीड कोड और इंटरव्यू बिट पे अपनी प्रिपरेशन शिफ्ट कर सकते हो, पर कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो, कोड फोर्सेस वगैरह भी कभी कभी दे दिया करो, है ना, कोई इशू नहीं है। कॉन्टेस्ट से क्या होता क्या है कि जब आप इंटरव्यूज़ में एंटर करोगे ना, तो इंटरव्यूज़ में एंटर करने से पहले आपको ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट्स क्लियर करने होते हैं। ये ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट्स 1 या 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो आपको अपने लैपटॉप पे बैठ के देना होता है। कोई इंटरव्यूअर नहीं होता सामने, 2-3 कोडिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। अब 1 घंटे में या 2 घंटे में एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आई हैं उस एग्ज़ाम में, यूजुअली 1.5 घंटे का या 1 घंटे का होता है, और आपको 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आदत हो स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। टाइम्ड कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करने से ये स्पीड आपको मिलेगी। आपको आदत हो फास्टर डीबगिंग करने की, फास्टर लॉजिक थिंकिंग करने की, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्टेस्ट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करने से मिल जाएंगी अपने स्किल्स में, ठीक है। इसलिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यूज़ बहुत ईजी लगेंगे। मतलब यूजुअली ऐसा होता है, काफ़ी कंपनीज़ में ऐसा होता है, सब में नहीं, कि भाई जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो ज़्यादा टफ होता है, इंटरव्यूज़ थोड़े से ईजी लगते हैं कंपैरेटिवली। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम इंटरव्यू सेटिंग में बैठते हैं तो हमारे सामने एक इंटरव्यूअर बैठा होता है जिसके साथ हम अपनी अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। और एक इंटरव्यू में जो फाइनल गोल होता है वो काफ़ी केसेस में ये नहीं होता कि फाइनल सोल्यूशन आ जाए। कई बार ये भी होता है, इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे आप अप्रोचेस लगाते हैं, है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, आप क्या क्या अलग अलग सोल्यूशंस, मल्टीपल अप्रोचेस सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर्स में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें एक सपोर्ट होता है काइंड ऑफ, और जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं उनमें कोई सपोर्ट नहीं होता, यू आर ऑन योर ओन। और ऐसा नहीं है कि आपकी अप्रोच बन गई तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अप्रोच बन गई और कोड में कोई लॉजिकल एरर रह गया या कुछ भी हुआ और आपके टेस्ट केसेस सारे नहीं पास हुए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो थर्ड ईयर में हम अपना DSA अच्छे से प्रिपेयर्ड रखेंगे, 1-2 प्रोजेक्ट्स और बना लेंगे। हमें अगर ज़रूरत फील हो रही है, रिज्यूमे में कम लग रहे हैं तो बना ही लेने चाहिए थर्ड ईयर में। इनफैक्ट 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स, एक ही बना लीजिए, 2 भी नहीं, 1 प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, ठीक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपनी अच्छे से रिवाइज करके प्रिपेयर्ड रखिए। ये सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं और ये चीज़ एप्लीकेबल है थर्ड ईयर के जो इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए भी, और जो प्लेसमेंट्स के फुल टाइम वाले इंटरव्यूज़ होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, पूरे थर्ड ईयर में आप गूगल किकस्टार्ट, गूगल कोड जैम, हैश कोड, फेसबुक हैकर कप, इस तरह के कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। इनमें पार्टिसिपेट करने से यार एक तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑब्वियसली इंप्रूव होती हैं, और दूसरा फ़ायदा इनसे ये होता है कि काफ़ी बार देखा गया है कि अगर आप इनमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अच्छी रैंक आ रही है, लेट्स से किकस्टार्ट में, किकस्टार्ट साल में शायद 7-8 बार होता है, A से I guess G तक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और बाकी सारे जो मैंने वर्ड्स बोले, हैश कोड, कोड जैम, इनका भी आप खोल के ना यार शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि भाई ये कब कब होते हैं, और आप इनमें रजिस्टर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि यार अगर आप इनकी रैंकिंग में एक अच्छी जगह पे स्टैंड करते हैं तो गूगल के रिक्रूटर्स आपको खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं, दे कॉल यू फॉर इंटरव्यूज़। दिस इज़ हैपन विद मैनी पीपल, ओके। और यार ये जो 5th-6th सेमेस्टर का टाइम होता है थर्ड ईयर वाला, दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चल गया होता है कि यार आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं या आप डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो आप इस सेमेस्टर में अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हैं तो आप ACM ICPC के लिए रजिस्टर कीजिए, वहाँ जाइए, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हैं तो आप ओपन सोर्स एक्सप्लोर कीजिए, गूगल समर ऑफ कोड के बारे में पढ़िए और ट्राई कीजिए कि आप गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ उसको। दीज आर एडिशनल पॉइंट्स जो आपके रिज्यूमे में भी अच्छे लगेंगे और जो ऑब्वियसली आपको एज अ बेटर प्रोग्रामर बनने में भी हेल्प करेंगे, ठीक। सो नाउ यार इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ द कंपनीज जब आप थर्ड ईयर में अप्लाई कर रहे होंगे उनका, तो इंटरव्यू प्रोसेस में यार यूजुअली आपको पहला एक ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको 2 टेक्निकल राउंड्स मिल सकते हैं और चौथा आपको हायरिंग मैनेजर राउंड, कल्चर राउंड मिलेगा। अब इसमें भी यार मैं 2 तरह से इसको बांट रही हूँ। पहला है
कि भाई MNCs की बात हम कर रहे हैं, गूगल, अमेज़ॉन, सिस्को, पेपैल टाइप्स कंपनीज जो हैं ये, ठीक है। ये कंपनीज अपने दोनों टेक्निकल राउंड्स में या तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछती हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के साथ साथ हद से हद वो लोग कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पूछ लेते हैं। और ऑब्वियसली जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है वो तो पूछना ही पूछना है उनको, ठीक है। रिज्यूमे में मान लीजिए आपने लिख रखा है कि आपने Node.js में ये प्रोजेक्ट बनाया है, सो दे मे आस्क यू समथिंग अबाउट Node.js, ठीक है। बट अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें वो 1-2 लेयर्स और ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर चैट की बात करूं तो वो लोग DSA का इंटरव्यू भी लेते हैं और वो एक डेवलपमेंट बेस्ड इंटरव्यू भी शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बेस्ड मतलब मान लीजिए आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो वो आपसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए एक अलग इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। React.js अगर आपने सीखी है तो React के क्वेश्चन पूछेंगे, एंगुलर सीखी है तो एंगुलर के पूछेंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपके रिज्यूमे में React लिखा है तो वो React के ही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपके रिज्यूमे में एंगुलर लिखा है तो एंगुलर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही आनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं आप उसके साथ कॉन्फिडेंट होके जाइए इंटरव्यू में। दूसरी चीज़, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनमें काफ़ी बार आपको पहले स्टेज में ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट की जगह 2-3 कोडिंग क्वेश्चंस पकड़ाने की जगह वो एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, एक टेक होम प्रोजेक्ट, कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी एक डॉक्यूमेंट में, अब आप इसको बना के लाओ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक एंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे दिया। आई रिमेंबर कोडशेफ में मैंने ट्राई किया था और कोडशेफ ने कोडशेफ का ही क्लोन बनाने के लिए दिया था, हाँ। और इनोवेशन ने भी एक मुझे प्रोजेक्ट ही दिया था बनाने के लिए, और फिर उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यार ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है अलग होता है MNCs का और स्टार्टअप्स का। और 3rd ईयर के बाद वाली जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो आप MNCs और स्टार्टअप्स दोनों ही जगह कर सकते हैं, दोनों ही जगह अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पर अच्छी बात यह है जिस तरह से आप अभी तक चलते आ रहे हैं आप दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे को स्टार्टअप में जाना है या MNC में जाना है, बट आई विल से कि पहले जो मिल जाए उसमें चले जाओ पहले, तो वो हम बाद में देख लेंगे कि क्या बेटर रहेगा, है ना। तो यार प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं टाइमलाइंस की बात करूँ कि एप्लीकेशंस कब ओपन होती हैं, तो यूजुअली 5th सेमेस्टर से शुरू हो जाती हैं। 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, पूरे टाइम कोई ना कोई कंपनी यार हायर कर रही होती है 3rd ईयर इंटर्न्स को। सो बी क्वाइट एक्टिव ऑन योर लिंक्डइन, कीप योर गिटहब अपडेटेड, कीप योर रिज्यूमे अपडेटेड, कीप योर पोर्टफोलियो वेबसाइट अपडेटेड, ठीक है। सो नाउ बिफोर मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोग्रामिंग जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट करी। तो यार उनके लिए मेरे पास यही टिप होगी कि आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लियर रखो। पहली प्रायोरिटी पे आप रखो कि आपका DSA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, वेब डेवलपमेंट या कोई भी एक तरह की डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और साथ में अपना DSA भी कंटिन्यू करो, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहो। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं GSOC की तरफ या फिर ICPC की तरफ, तब देखना। और ये जो 3rd वाली चीज़ है ये ऑप्शनल है, आप ACM ICPC के लिए नहीं भी जाते हो, आप अगर GSOC में नहीं भी पार्टिसिपेट करते हो तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। I've done neither of them, but I've done good internships, I've done a number of internships। तो इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को टेलर करने की कोशिश करो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। फॉर एवरीवन, हम सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। मान लीजिए कोई एक इंसान है वो डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, उसने ओपन सोर्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो उसका रिज्यूमे उस तरह से चमक रहा है। कोई एक इंसान है जो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है, वो एक 6 स्टार 5 स्टार कोडर है, कैंडिडेट मास्टर है कोड फोर्सेस पे, ACM ICPC में गया हुआ है, अच्छी रैंक लाया हुआ है, तो एक तरह का रिज्यूमे वो हो सकता है। तीसरे तरह का रिज्यूमे हो सकता है कि एक बैलेंस्ड रिज्यूमे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या लीड कोड पे कहीं पे भी आपने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं और साथ साथ आप अच्छी इंटर्नशिप्स भी करते आ रहे हैं, तो ये बैलेंस्ड रिज्यूमे हो गया, ठीक है। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही हैं करनी, कि बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर आप किस तरह का प्रोफाइल अपना बनाते होंगे, ठीक है। ऑल्सो हियर आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई मैंने आपको ये तो बता दिया कि टाइमलाइन क्या है, पर आप ये एप्लीकेशंस कहाँ ढूंढ पाएंगे, इनमें अप्लाई कैसे करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो पता होनी चाहिए बच्चों को। तो यार पहली चीज़ ये है कि आप कंपनीज़ की करियर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट करियर्स लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा
और पहला जो आपको लिंक मिलेगा careers.microsoft.something आपको मिलेगा, उसको खोलिए। उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ़िल्टर्स वगैरह लगाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। सिमिलर फॉर यार लेट्स से आप अमेज़ॉन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन करियर सर्च कीजिए। गूगल में अप्लाई करना चाहते हैं, गूगल करियर्स सर्च कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला लिंक ही करियर्स पेज होता है। आप उसको खोल के देख सकते हैं यार कि इस कंपनी में क्या क्या ओपनिंग्स हैं और आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टोरी में ट्विस्ट यार यहाँ आता है कि अगर इस तरह से अप्लाई करेंगे तो कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबके रिज्यूमेस तो नहीं देखे जा सकते, लाखों बच्चा अप्लाई कर रहा है कितने कॉलेज का, है ना। तो उस केस में अपनी प्रोफाइल को हाईलाइट करवाने के लिए, टू मेक श्योर टू इंक्रीज द चांसेस कि आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, हम रेफरल्स के साथ अप्लाई करते हैं। यार रेफरल्स क्या होते हैं? रेफरल्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं किसी XYZ कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं अपने किसी जूनियर को या अपने किसी कनेक्शन को अपनी कंपनी में रिकमेंड कर सकती हूँ, रेफ़र कर सकती हूँ, यार ही और शी इज़ माई जूनियर एंड दे आर अ गुड डेवलपर, ठीक है। तो रिक्रूटर ये चीज़ देखेंगे, उनके पास ये चीज़ नोटिफाई हो जाएगी कि यार ये जो है रेफर्ड प्रोफाइल्स हैं, इनको कंपनी में काम कर रहे लोगों ने ही रिकमेंड किया है, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि आप जब भी अप्लाई करें कोशिश कीजिए रेफरल्स के साथ अप्लाई करें। रेफरल्स कैसे मिलेंगे? रेफरल्स ढूंढने के यार 3 तरीके हैं। पहला है आपके कॉलेज सीनियर्स, अपने कॉलेज सीनियर्स के साथ टच में रहिए और वो जहाँ भी काम कर रहे हैं आप उन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको वहाँ रेफ़र करें। दूसरा लिंक्डइन है। हम लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों बोलते आ रहे हैं इतनी देर से कि मेंटेन कीजिए, बिल्ड कीजिए। विश्वास सर का जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं कि आप लिंक्डइन को पूरे अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बना सकते हैं और रेफरल्स मांग सकते हैं उन लोगों से जिनको शायद आप जानते भी नहीं हैं। इसेंशियली वो आपके कॉलेज सीनियर्स नहीं हैं, बट आपके वो लिंक्डइन कनेक्शंस हैं, दे नो यू, दे कैन सी योर प्रोफाइल एंड इफ़ यू मैसेज देम कि भाई आई वांट टू अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब and I have these skills, so they may refer you and they will be happy to refer you अगर आप उनको अपनी स्किल्स ठीक से बताते हैं, ठीक से मैसेज करते हैं। क्योंकि कंपनीज़ में ऐसा होता है कि अगर जिस एम्प्लॉय ने रेफ़र किया है अगर वो रेफरल सक्सेसफुल हो जाए, बेसिकली उस कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएं, तो एम्प्लॉय को एक रेफरल बोनस मिलता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी टू रेफ़र, बस जिसको भी रेफ़र करना है वो अपनी स्किल्स वगैरह ठीक से बता दे, है ना। मैं आपको रिज्यूमे के लिए भी यही कहूँगी कि आप अपना रिज्यूमे जो है कंसाइज रखिए। 2 पेज का रिज्यूमे मत बनाइए, 1 पेज का रिज्यूमे बनाइए, क्योंकि किसी भी फ्रेशर के लिए 2 पेज के रिज्यूमे की ज़रूरत नहीं होती है। और जो रिक्रूटर्स होते हैं यार वो बहुत जल्दी रिज्यूमेज देखते हैं, ठीक है। सो इन सेकेंड्स दे डिसाइड कि आपके रिज्यूमे को और ठीक से देखना है, आगे भेजना है या नहीं, ठीक है। सो मेक इट कंसाइज और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो सारी रखिएगा। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें भी आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। रिज्यूमे का भी एक अलग से सेशन हम अपलोड करेंगे, तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। वो एक डिटेल्ड वीडियो होगा कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनता है, ठीक है। तो यार लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, ये एडवाइस मुझे मेरे एक सीनियर ने दी थी। इनफैक्ट 2 चीज़ें, और दोनों ही बातें मुझे सेम ही सीनियर ने बोली थी। पहली ये कि जब आप अप्लाई करना शुरू करें तो थोड़ी बहुत कंपनीज़ में रिजेक्ट होने के बाद डीमोटिवेट मत होइए। अपना एक टारगेट बना के रख लीजिए कि 50 कंपनीज़ में तो मैं अप्लाई करूँगा या करूँगी, और चाहे मान लो 40 में भी रिजेक्ट हो जाऊँ, पर अप्लाई करना नहीं छोड़ूंगी। 85 में तो सेलेक्ट होंगी, क्योंकि यार ऑफ कैंपस में कई बार क्या होता है, रिज्यूमेज ही नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं। एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएं तो कुछ में आप इंटरव्यू में स्क्रू अप कर जाते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, 50, 60, 70 कंपनीज़ में अप्लाई करना है। आप 100 कंपनीज़ में अप्लाई कीजिए, 50, 60, 70 भी नहीं, 100 में से हो सकता है आप 50 में तो रिजेक्ट ही हो जाएं, शॉर्टलिस्ट हो ही ना आप, बट दैट्स ओके, बाकी 50 तो बची है ना। दूसरी एडवाइस ये है, पहली तो ये थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो, और दूसरी एडवाइस ये है कि जब आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो 2 बातों का ध्यान रखो। पहला, क्या वो इंटर्नशिप PPO ऑफर कर रही है। दूसरा, क्या उस इंटर्नशिप्स में आपकी लर्निंग्स होने वाली हैं। सो इसेंशियली यार इंटर्नशिप्स की ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अगर आप अप्लाई करना भी शुरू करोगे, पर अगर आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको वो इंटर्न करनी है या नहीं करनी, तो वो 2 बेसिस पे करनी चाहिए कि अगर वो इंटर्नशिप PPO दे रही है और अगर आप उस कंपनी से PPO लेना चाहते हो तो आप उस इंटर्नशिप को करो,
और दूसरा, अगर उसमें लर्निंग्स हैं, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो उस इंटर्नशिप में, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इनकी टीम बहुत अच्छी है, ये मैं यहाँ पर ये चीज़ें मैं सीख जाऊँगा या सीख जाऊँगी, तब आप उस इंटर्नशिप को कर लीजिए। पैसा कभी भी गोल नहीं होना चाहिए इंटर्नशिप का, बट एट द सेम टाइम आपको अनपेड इंटर्नशिप भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो यार, एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई कॉलेज लाइफ में ये सब कोडिंग प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेस्ट और कॉलेज की स्टडीज़, ये सब साथ में कैसे मैनेज करें, तो यार आई विल से कि आप अपने वीकडेज़ और वीकेंड्स को सेपरेट कीजिए। पहले तो आप वीकडेज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉलेज का काम ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट मैं तो क्या करती थी, असाइनमेंट्स जो मुझे मिलते थे या जो लैब का काम होता था, मैं वो कॉलेज में ही ख़त्म करने की कोशिश करती थी। मेरा मानना ये था कि जो कॉलेज में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो पूरे 4-5 महीने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ता पहले भी कवर की जा सकती हैं। तो क्लास में जब हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो मुझे वो ज़्यादातर बहुत अच्छा यूज़ नहीं लगता था टाइम का। तो उस टाइम पे मैं क्लास में जाके पीछे बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, या फिर लैब की फ़ाइल लिख ली, या फिर और भी नहीं तो कुछ एक क्वेश्चन लिख के ले गई घर से, जिसको बैठ के वहीं पे सॉल्व कर लिया, कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी कॉलेज का काम है उनको वीकडेज़ पे आप ख़त्म करिए, इनफैक्ट कॉलेज में ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप कॉलेज से घर आ जाएं तो 3-4 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आपसे निकल पा रहा है, 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। 2 घंटे तो मतलब जॉब के साथ निकाल लेते हैं लोग, तो आप कॉलेज के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 घंटे आप अपने 3-4 घंटे कॉलेज के बाहर निकाल के रखिए, और वीकेंड्स पे पूरा दिन आप अपना कोडिंग पे लगाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हर वक्त पढ़ाई और कोडिंग में ही रहो। कॉलेज लाइफ है, एंजॉय भी करनी होती है, और एन्जॉयमेंट यार खुद ही हो जाती है। कॉलेज में दोस्त बनते हैं, हॉस्टल में अधिकतर लोग रह रहे होते हैं, तो कॉलेज में मज़े भी ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लास्टली द मिस्टेक्स दैट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स यूजुअली डू, देन पहली मिस्टेक इज़ कि वो एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। C++, जावा दोनों लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, Node.js, Django दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है, React.js, Angular दोनों चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सीख लो वही काफ़ी है। इंटर्नशिप्स में हो सकता है कि आपको कुछ और नया सीखने के लिए कहा जाए, पर वो इंटर्नशिप के दौरान ही हम सीख लेंगे ना। जब आप खुद से सीख रहे हो तो एक चीज़ सीखो, उसी को मास्टर करो, ठीक है। दूसरी गलती यार लोग ये करते हैं कि एक तो ये हो गया कि वो एक ही तरह की चीज़ में, फॉर एग्जांपल Node.js और Django दोनों सीख रहे थे। दूसरी गलती ये करते हैं कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो उनको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट आ रहा है और उनको मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो दोनों चीज़ें साथ में करने लग जाते हैं। वो भी हमें नहीं करना है। आप एक चीज़ कीजिए, और अगर आपका दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करने का मन है तो आप पहले पहली चीज़ को कंप्लीट कीजिए, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाइए, तब आप दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये नहीं कि सब कुछ एक साथ, सब कुछ अगर एक साथ करोगे तो कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास आपको DSA भी प्रैक्टिस करना है, एक आप डेवलपमेंट पैराडाइम भी आप कर रहे हो, कॉलेज का भी देखना है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन भी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी सब कुछ घुसा दिया। वो उसका टाइम आएगा, एक्सप्लोर करने का वक्त भी अच्छे से आएगा, थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर इतना नहीं कि भाई बिल्कुल ही सारी चीज़ें मिक्स कर दी। इनफैक्ट एक्सप्लोर करने का सही टाइम या तो फर्स्ट ईयर होता है, आप थोड़ी चीज़ें फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर लो, या फिर आप 4th ईयर में जब आपकी प्लेसमेंट लग जाए उसके बाद आपको करनी चाहिए एक्सप्लोर, ठीक है। एंड द थर्ड मेजर अलर्ट इज पेइंग फॉर एन इंटर्नशिप। देखिए, इंटर्नशिप में आप किसी और के लिए काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर कोई कंपनी आपको आकर ऐसे बोल रही है, कोई इंस्टीट्यूट आपको आकर ऐसे बोल रहा है कि आप हमें पैसे दो और हम आपको इंटर्नशिप देंगे, तो वो तो सही नहीं है, ठीक है। सो आपको इस तरह की इंटर्नशिप्स नहीं करनी है जो आपसे पैसे मांग रही हैं। मेरी ओपिनियन में तो वो इंटर्नशिप्स होती भी नहीं है, ठीक है। सो डोंट फॉल इन दैट। एंड लेट्स से आपको अनपेड इंटर्नशिप का ऑफ़र आता है, सो आई वुड से कि ट्राई कीजिए कि उस अनपेड को आप पेड में कन्वर्ट कर पाएँ, निगोशिएट कर पाएँ, और अगर वो अनपेड ही कह रहे हैं तो ट्राई लुकिंग फॉर अनदर इंटर्नशिप। यू शुड बी पेड फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। So yeah, that was all for today's video. जय internship, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए keep coding.